राज्य के पूर्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ईटेला राजेंद्र ने अंततः आज अपने विधायक पद तथा टीआरएस पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। आज शामीरपेट स्थित अपने निवास स्थान पर आयोजित एक बृहद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ईटेला राजेंद्र ने कहा कि एक बेनामी व्यक्ति की शिकायत पर एक मंत्री के खिलाफ जांच की जा सकती है क्या। उन्होंने कहा कि मुझसे स्पष्टीकरण लिए बिना मुझे मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना यह बहुत ही शोचनीय एवं चिंता की बात है। इस मौके पर उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना राज्य की जनता के आत्मसम्मान हेतु मैंने कई बार विधायक पद से त्यागपत्र दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि मेरे संबंध में तेरास सरकार ने जो निर्णय लिया वह एक पक्षीय निर्णय है। राज्य की जनता इस निर्णय को आज भी पचा नहीं पा रही है। उन्होंने बताया कि पूर्व में 17 लोग त्यागपत्र दिए हैं, जिसमें से मात्र 7 लोग ही जीत पाए हैं। उन्होंने बताया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी भी विधानसभा में 10 स्थानों पर भी जीत हासिल नहीं कर पाए थे। उन्होंने विधानसभा की अवहेलना की थी। इतना होने पर भी हम तेलंगाना के सम्मान के लिए त्यागपत्र देकर जनता के बीच गए। उस समय हम प्रलोभनों के आगे न झुककर आगे बढ़ते गए। कुछ आंदोलनकारियों की करीमनगर की जनता ने हमें जिताया। इस प्रकार के समयों से गुजरे हम जैसे नेता त्यागपत्र देने से पीछे नहीं हटते। 2009లో కూడా ఆనాడు మహాకూటమిలో పొత్తు పెట్టుకొని పోటీ చేస్తే 45 సీట్లలో అఫీషియల్గా 5-6 సీట్లలో ఫ్రెండ్షిప్లో పోటీ చేస్తే 50 సీట్ల పైచిలకు పోటీ చేస్తే మనం గెలిచింది 10 మంది మాత్రమే। ఆనాడు 7 మంది గెలిచినా రెండోసారి 10 మంది గెలిచినప్పుడు ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి సభలో నన్ను పట్టుమని 10 సీట్లు గెలవలే రాజేంద్ర, నీ తలక ఎక్కడ పెట్టుకుంటామన్నాడు। నేను గర్వంగా ప్రకటించిన నేను 5 మంది గెలుస్తామా 10 మంది గెలుస్తామా కాదు, కానీ గెలిచింది మాత్రం తెలంగాణ ప్రజల ఆత్మగౌరవం। తెలంగాణ వచ్చేంత వరకు మా ఎన్నికల పోరాటాన్ని మా ఉద్యమ పోరాటాన్ని ఆర్పలేరు అని చెప్పి ప్రకటించినటువంటి వ్యక్తి ఈటెల రాజేంద్ర అంటారు। एलबी नगर क्षेत्र के विधायक सुधीर रेड्डी ने आज निजी अस्पतालों के प्रबंधनों के साथ बैठक की। उन्होंने उन्हें सुझाया कि सरकारी नियमों के अनुसार ही रोगियों से शुल्क वसूला जाए। सुधीर रेड्डी ने अस्पताल प्रबंधन से यह भी कहा कि आपके द्वारा सरकारी नियमों का पालन करने से गरीब तथा मध्यम वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी, आर्थिक तंगी के शिकार नहीं होंगे लोग। उन्होंने विधायक के सुझाव पर अस्पताल प्रबंधनों से संतोष प्रकट करते हुए आश्वासन दिया कि वे सरकारी नियमों के तहत ही निर्धारित दरों के अनुसार ही शुल्क वसूलेंगे। एलबी नगर హాస్పిటల్ ఓనర్స్ అసోసియేషన్ అంటే ఎల్బీ నగర్లో హాస్పిటల్స్ వారు రీజనబుల్గా ఉంటారని చెప్పేసి ఒక అభిప్రాయాన్ని క్రియేట్ చేయాలని చెప్పేసి మీ అందరితో మనవి చేసుకుంటా ఉన్నా। చేయని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే చెప్పండి। ఇప్పుడు మా డిఎంఓహెచ్ గారు ఉన్నారు, ఆల్రెడీ తను ఇన్స్పెక్ట్ చేసింది, కొంతమందికి షోకాజ్ నోటీస్ కూడా తను ఇష్యూ చేసింది। వాళ్ళ మీద చర్యలు ఎట్లాగో తీసుకుంటూనే ఉంటారు ఖచ్చితంగా। కాబట్టి ఇంకా చర్యలు తీసుకొని మన యంత్రాంగానికి కానీ మన వ్యవస్థకు కానీ చెడ్డ పేరు రాకూడదు। ఇలా ఒక రేట్స్ కార్డుకి ఇప్పటికీ తగ్గించి ఈ రేట్స్ కార్డుకి వచ్చినందుకు నేను ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తున్నాను। మీరు అందరూ కూడా ఒక మాట మీద నిలబడి ఈ రేట్ కార్డుకి 10,000 రూపాయలు బెడ్ అని వచ్చినందుకు అభినందిస్తున్నా। కానీ ఇది కూడా సాటిస్ఫాక్షన్గా లేదు, కానీ గతంలో ఉన్నదానికి ఇప్పటికీ తగ్గించిండ్రు। అంటే నిన్న మొన్న అవతల మొన్న తీసుకున్న దానికి మీరు ఇప్పటికీ తగ్గించిండ్రు। ఈ తగ్గించిన దానికన్నా కనీసం ఎల్బీ నగర్ నుంచి ప్రారంభమవుతున్నందుకు ఒక అందుకు సంతోషంగా ఉంది నాకు। ईटेला राजेंद्र के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के विषय में गोशामहल क्षेत्र के भाजपा विधायक राजा सिंह ने अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अन्य सभी राजनीतिक दलों की भांति भारतीय जनता पार्टी में भी गुटबाजी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ब्लैकमेलिंग की राजनीति को कोई स्थान नहीं है। राजा सिंह ने कहा कि जो लोग अन्य दलों से यहां आकर पार्टी में शामिल होने वालों का विरोध करते हैं तो इससे विरोध करने वालों को ही नुकसान है। राजा सिंह ने परोक्ष रूप से पेद्दी रेड्डी की ओर इशारा करते हुए यह टिप्पणी की। पार्टी में किसी के शामिल होने संबंधी मामले का फैसला पार्टी आला कमान करती है। उन्होंने बताया कि वैसे तो तेलंगाना में भाजपा को सशक्त बनाने के लिए आला कमान प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि यदि ईटेला भाजपा में शामिल होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को लाभ ही होगा। ईटेला
पिछड़ी जाति के सशक्त स्तंभ हैं। ईटेला पार्टी में शामिल होंगे तो अच्छा ही होगा। पूर्व मंत्री ईटेला राजेंद्र ने कहा कि गत 5 वर्ष पूर्व ही उनके तथा केसीआर के बीच खाई बनी थी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राज्य की जनता भूख का भी सामना करेगी, परंतु आत्मसम्मान को गिरने नहीं देगी। ईटेला राजेंद्र ने रुदन भरे स्वर में बताया कि जब मैं सीएम केसीआर से मिलने का प्रयास किया तो मुझे उनसे मिलने का अवसर नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, जब मैं विधायकों के साथ मिलकर केसीआर से मिलने गया तो मुझे द्वार पर से ही वापस लौटा दिया गया। फिर दूसरी बार अपॉइंटमेंट लेकर गया तो तब भी मुझे बाहर से ही बाहर भेज दिया गया। तीसरी बार भी मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार किया गया, मुझे बहरंग लौटा दिया गया। तब मैं क्रोधित होकर दवा की गोलियां देने वाले सांसद संतोष से मिलकर उनसे बताया कि वह प्रगति भवन नहीं, गुलामों का भवन नामकरण कर लेना चाहिए। ऐसी टिप्पणी मैंने की थी। उन्होंने सवाल करते हुए पूछा कि मुख्यमंत्री कार्यालय में एक भी पिछड़ी जाति या एससी जाति का अधिकारी है क्या। उन्होंने बताया कि मुझे गुलामी से भी गिरी हुई मंत्री पदवी किस काम की और वह मुझे क्यों आवश्यक है। मैं इतने दिनों तक राज्य के लिए ही सभी प्रकार के अपमानों को झेला है। उन्होंने बताया कि इस कोरोना के संकट काल में स्वास्थ्य मंत्री के बिना ही समीक्षा बैठकें की जा रही है। उन्होंने कहा कि आंदोलनों के समय इन्हें संघों की मदद चाहिए, क्या वर्तमान समय में इन्हें संघों की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने खुलासा करते हुए कहा कि जिन लोगों का कोयला खदानों से दूर दूर तक संबंध नहीं है, वैसे लोग ही उस संघ का आज संचालन कर रहे हैं। చాలా మంది అంటున్నారు, అయ్యో మీకు ఎందుకు వచ్చింది గ్యాప్? ఈ గ్యాప్ ఇవాళ రాలే, ఈ గ్యాప్ 5 ఏళ్ల క్రితమే వచ్చింది. ఈ అవమానాలు నా ఒక్కరికే కాదు, ఇవాళ నా కోసం నన్ను బొందపెట్టమని చెప్పేటువంటి హరీష్ రావు కూడా వచ్చింది ఆ అవమానం. ఆదేశాల మేరకు నా మీద పనిచేస్తుండొచ్చు, కానీ వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు కానీ ఆ దుఃఖపడ్డప్పుడు, ఆ భంగపడ్డప్పుడు, ఆ బాధపడ్డప్పుడు చూసిన మిత్రబృందం మాత్రం ఎవరు ఆయనకు సపోర్ట్ చేయరు. నేను అడుగుతా ఉన్నా, ఒక మంత్రిని నేను, మా జిల్లాలో ఒక సమస్య వచ్చింది, 9 మంది ఎమ్మెల్యేలను కలిసి సార్ దగ్గరికి పోదాంపా, ముఖ్యమంత్రి దగ్గరికి పోదాంపా అని చెప్పి ఆనాడు మేము 2 आज हनुमंत जयंती के उपलक्ष्य में कुकटपल्ली क्षेत्र के विधायक माधवरम कृष्णा राव ने कुकटपल्ली हनुमान मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। इस मौके पर माधवरम कृष्णा राव ने भगवान से प्रार्थना की कि राज्य की जनता को इस कोरोना महामारी से हनुमान जी बचाएं। जो लोग कोरोना के शिकार हुए हैं उन्हें शीघ्र स्वस्थ कर दें। उन्होंने लोगों से कहा कि आप सभी अपनी स्वास्थ्य की रक्षा करें, कोरोना नियमों का पालन करें, मास्क पहनकर ही बाहर निकलें। इसके पश्चात उन्होंने अपने कैंप कार्यालय में मुख्यमंत्री राहत सहायता कोष के चेक लाभार्थियों में वितरित किए। कीसर मंडल स्थित नागारम ग्राम में एक हृदय विदारक घटना घटी। यहाँ एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना को लेकर यह भी पता चला है कि परिवार ने इस घटना को पारिवारिक कलहों के चलते अंजाम दिया है। इस सामूहिक आत्महत्या के घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पहुंचकर जांच कार्रवाई आरंभ कर दी। पुलिस ने बताया कि मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। मामले की जांच अभी जारी है। बीते 4 वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष ग्रेटर हैदराबाद परिधि में मौतों की घटनाएं बढ़ी हैं। जीएचएमसी के आंकड़ों के अनुसार यह सत्य प्रतीत हो रहा है। मई जीएचएमसी ऐप में सरकार द्वारा दर्ज मृत्यु प्रमाण पत्रों की जानकारियां देखी गई तो हैदराबाद में कोरोना का तांडव हुआ है। वर्ष 2018 से 2020 तक मृत्यु दर्जगी में 5 से 10% तक का उतार चढ़ाव देखा गया है। वहीं इस वर्ष के आंकड़ों को देखा जाए तो इसमें 3 गुना आंकड़ों की बढ़ोतरी हुई है। साधारण दिवसों में प्रतिदिन 130 से 160 मौतें दर्ज होती है। कुछ संदर्भों में यह आंकड़ा 200 की संख्या को भी पार कर रहा है। इस वर्ष के अप्रैल तथा मई माह के प्रथम सप्ताह में मौतों का आंकड़ा बढ़ा है। इस अवधि में 350 से 400 मामले पंजीकृत हुए हैं। इतना ही नहीं, कुछ दिनों में 450 तक मौतें दर्ज हुई हैं। इससे साफ होता है कि कोरोना वायरस किस स्तर पर नगर में तांडव मचाया है। अब तक पंजीकृत हुए मौतों में 95% मौतें अस्पतालों में ही हुई हैं।
यदि घरों में जान गंवाए लोगों की जानकारियां इसके साथ जोड़ी गई तो यह संख्या और भी बढ़ सकती है। गौरतलब है कि यह सब मौतें गांधी अस्पताल तथा अन्य निजी अस्पतालों के सर्किलों के संबंधी होना विशेष बात है। यह भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि इन मौतों में से अधिकांश मौतें कोरोना के कारण नहीं हुई, ऐसा माना जा रहा है। नगर के चिरपरिचित नीलोफर अस्पताल में गत काफ़ी लंबे समय से पड़े हुए लोहे आदि के कूड़े कचरे को हटाने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई है। यह जानकारी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर मुरली कृष्णा ने दी। अस्पताल के पुराने भवन में कबाड़ बनकर पड़े हुए पुराने लोहे के पलंगों तथा अन्य सामानों को बाहर भेजने का निर्णय लिया गया है। इच्छुक पार्टियां आगामी 9 जून तक अपने सीलबंद निविदाएं दाखिल कर सकती हैं। यह निविदाएं अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारी स्टोर्स के समक्ष पेश करना होगा। 9 जून को अपराह्न 3 बजे निविदाएं खोली जाएंगी। नगर के ऑटो चालकों तथा कैब ड्राइवरों के लिए आरंभ किया गया विशेष टीकाकरण कार्यक्रम आज दूसरे दिन का समाप्त हो गया। संबंधित अधिकारियों ने प्रतिदिन 10,000 लोगों को टीका देने की तैयारियां की है। 20 दिनों तक लगातार चलने वाले इस विशेष टीकाकरण अभियान को जीएचएमसी परिधि में 5 टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। ऑटो तथा कैब चालकों के लिए खैरताबाद, सिकंदराबाद, मलकपेट, टोली चौकी तथा बंडलागुड़ा में टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि टीका लगवाने हेतु यहां आने वाले वाहन चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और वाहन का आरसी की जिराक्स प्रति साथ लानी होगी। इन दस्तावेजों के बगैर टीका नहीं लगाया जाएगा। ब्लैक फंगस रोग के उपचार हेतु प्रयोग किए जाने वाले इंजेक्शन की 30-30 हज़ार रुपयों में कालाबाजारी कर रहे एक गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने एक विश्वस्त सूचना मिली थी कि कुशाईगुड़ा पुलिस थाना परिधि के ECIL चौराहे के समीप ब्लैक फंगस उपचार के इंजेक्शनों की कालाबाजारी चल रही है। इस जानकारी के तहत एलबी नगर एसओटी टीम तथा चैतन्यपुरी थाने की पुलिस ने संयुक्त रूप से अपनी योजना को अंजाम दिया। इस छापे में पुलिस ने आरोपियों के पास से 5 ब्लैक फंगस इंजेक्शन, 20,000 रुपये नकद, एक कार तथा 6 सेल फोन बरामद कर लिए। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर इनके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है। इस गिरोह में और कितने लोग शामिल हैं इसका पता नहीं चला है।